के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। दोनों देश मिलकर नया अध्याय लिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा के लिए धन्यवाद देते हैं। पीएम ने कहा कि लोकतांत्रिक देश आतंकवाद से सख्ती से निपटेंगे। दोनों देश आतंक के खिलाफ हैं। आपको बताते चलें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साझा दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें फ्री ट्रेड को लेकर एग्रीमेंट किया गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंक से लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जरूरी है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। तो भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। आपको बताते चलें कि राष्ट्र सहकारिता नीति 2025 का अनावरण हुआ है। देश को नई सहकारिता नीति मिली है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अनावरण किया है। नीति को सहकारी सोच के अनुरूप बनाया गया है। नीति विकसित भारत की अवधारणा को सशक्त करेगी। आगे बढ़ेंगे। इंजीनियर रशीद की जमानत से जुड़ा हुआ मामला है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जेल अथॉरिटी द्वारा मांगी गई भरकम ट्रैवल खर्च को लेकर याचिका दाखिल की गई है। जेल अथॉरिटी के द्वारा लगभग 1.5 लाख रुपए प्रतिदिन ट्रैवल खर्च कस्टडी पैरोल के लिए मांगा गया है। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। ट्रैवल खर्च के चलते गुरुवार को जेल से संसद नहीं जा पाए सांसद इंजीनियर रशीद और अब इस पूरे मामले पर कल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा है कि सांसद इंजीनियर रशीद को पूरी तरह रिहा किया जाना चाहिए ताकि वो जनप्रतिनिधित्व के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा बदहाली के लिए पीडीपी जिम्मेदार है जिसने अतीत में लोगों के साथ धोखा किया है। हया सुल्तान नाज़रीन हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एडवाइजर टू सीएम नासिर असलम वानी। जिस तरह अपोजिशन अब लगातार इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस ने एहतजाज किया स्टेटहुड पर, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनकी हिमायत नहीं की या एहतजाज में शामिल नहीं हो रहे या अलग से एहतजाज नहीं कर रहे हैं, कहीं कि कोई दोगली पॉलिसी तो नहीं है। हमें किसने बुलाया? हमें तो नहीं बोला नहीं। ये हमें लाजमी तौर पे ये बात सही है कि इलेक्शन हमने मिलके लड़ा, वो अलग बात है, लेकिन हमारी पार्टी का प्रोग्राम हमारा अपना है, उनकी पार्टी का प्रोग्राम अपना है। हम लोग परसों मज़ार शुहदा पे गए, हमारी पार्टी का प्रोग्राम था, हम गए, हमने उनको नहीं बुलाया। सगर उनको भी कोई गिला नहीं होना चाहिए। इसी तरह जब उन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया, हमें तो ऑन बोर्ड नहीं लिया, हमें तो बोला भी नहीं, हमें कोई दावत भी नहीं दी गई। बोला होता तो शायद ज़रूर हम शामिल होते, ऐसी कोई बात नहीं है। 370 हमारा एक मुश्तरका मिशन है हासिल करना, उसमें हम ज़रूर जाते हैं। इंजीनियर रशीद की अब बाज़ाब्ता तौर से ये मिली है कि वो अब मॉनसून सेशन में जा सकते हैं, यानी कि एक राहत मिली है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस पर क्या रिएक्शन है? अच्छी बात है, मेंबर पार्लियामेंट है, चुन के गए हैं। हमारा इलाका तो बिल्कुल ही अनरिप्रेजेंटेड रह गया। जिस उम्मीद से नॉर्थ कश्मीर ने उस वक्त वोट दिए थे वो तो हुआ नहीं। उस वजह से अच्छा अगर वो जाएं, नुमाइंदगी करें जम्मू कश्मीर की। उनको वैसे भी गवर्नमेंट को छोड़ देना चाहिए। अब तब क्या है। आपने आज तकरीर में कई जमातों पर सियासी वार किया कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए कई सियासी जमातें जिम्मेदार हैं और हमें आज ये दिन न देखने पड़ते। ये किन सियासी जमातों की तरफ आपका इशारा ज़्यादातर? ये तो वाज़ेह बात है यार, अब ये मेरे कहने से या आपके सुनने से बात नहीं, ये तो जम्मू कश्मीर की सियासत की तारीख में ये बहुत बड़े हरफों में लिखा जाएगा कि अगर 2014 में पीडीपी ने बीजेपी के साथ
हाथ नहीं मिलाया होता तो हम लोग आज इस मुश्किलात में नहीं होते। उन्होंने अगर हमारी इंटरनल जो है ऑटोनॉमी को जीएसटी के जरिए उस वक्त जख्म नहीं पहुंचाया होता, मुमकिन है हम लोग इस मुश्किलात में नहीं आए होते। अब बड़े बड़े बातें वो भी करते हैं, उनको सियासी हक है बात करने का, लेकिन उनको पहले अपनी तरफ जरूर देखना चाहिए कि किस तरह उन्होंने हमको इस मुश्किलात में डाला, जिसका खमियाजा हम आज भुगते थे। कटरा पहुंचे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को अफवाह बताया। वहीं 370 पर उन्होंने कहा कि ये और राज्य का दर्जा दो अलग मुद्दे हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि स्टेटहुड बहाली विकास और समानता के लिए बेहद जरूरी है, चाहे वो किसी भी पार्टी या धर्म का व्यक्तित्व हो। आजाद ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी राज्य का दर्जा जरूर बहाल करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार उन्होंने अपने ही राज्य को यूटी बनते देखा है। ये देखिए, जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जितनी दुनिया में, इसीलिए इसको स्वर्ग भी कहते हैं, लेकिन अफवाहें बहुत चलती हैं यहाँ। तो इसलिए मेरा मीडिया से भी, लोगों से भी गुजारिश है कि अफवाहें ज़ीरो कर दीजिए। हमें बहुत अच्छे काम, स्टेटहुड हो जाए, बहुत अच्छे है, डेवलपमेंट के काम हो जाएं, बहुत अच्छी है, बेकारी है, बेरोज़गारी है, उसका समाधान निकालना। किसके पास गुंजाइश है ये अफवाहों के लिए? ये अफवाहें किसी को कब बनाते हैं, ये बन गया, वो बनेगा। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आवाम से भी, मीडिया से भी, इन अफवाहों को ख़त्म कीजिए। डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, यहाँ स्टेट की प्रोग्रेस के लिए स्टेटहुड ज़रूरी है। और स्टेटहुड किसी हिंदू या मुसलमान का, कश्मीर या नॉन कश्मीरी का नहीं मसला है। ये हर पार्टी का है, हर धर्म का है, हर रीजन का है। स्टेटहुड उसके लिए अच्छी है। वो जम्मू का बीजेपी वाला हो या कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बीच में कांग्रेस या पीडीपी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके लिए स्टेटहुड बहुत ज़रूरी है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता शौकत मीर ने पीडीपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पीडीपी जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस अवामी इत्तेहाद पार्टी इस बर्बादी के पीछे पीडीपी की मास्टरमाइंड है, भूमिका को बेनकाब कर रही है। मीर ने इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। अगर सियासत की बात करें तो यहाँ पर स्टेटहुड का मसला चल रहा है, लेकिन कई अपोजिशन जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधती है कि अगर कांग्रेस ने एहतजाज किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एहतजाज में शिरकत क्यों नहीं की? ये अपोजिशन कहती है कि आपने जो कांग्रेस ने निकाला जलसा, उसमें शरीक क्यों नहीं? हम एक नज़म के तहत काम कर रहे हैं। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस जलसा निकाल रही, तो कांग्रेस इसमें कूद नहीं पड़ेगी। अब कांग्रेस को जलसा करना था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलाइन, उनको हमारी लीडरशिप को रिक्वेस्ट करनी थी, हम फलानी दिन मौलाना आज़ाद रोड पर एक जलसा निकाल रहे हैं स्टेटहुड के हक में, आप अपने वर्कर्स को भेजें। उन्होंने हमसे पूछा नहीं। उमर साहब कहते हैं कि इंडियन ब्लॉक की एक मीटिंग होगी, मीटिंग में उन्होंने हमें, बाकी अपोजिशन महबूबा जी, हमारे यहाँ पीपुल्स पार्टी इंजीनियर रशीद, इनको पता है यही लोग जिम्मेदार है कश्मीर को इस दहाने पर पहुँचाने के लिए। कभी गुजर बकरवाल का मसला उठाया, कभी पहाड़ी और गुजर का मसला उठाया, कभी कश्मीरी और नॉन कश्मीरी का मसला उठाया, कभी हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली जमात का मसला उठाया। लेकिन हमारे नौजवान, हमारे ये अवाम है, गयूर अवाम, उन्होंने इनको नकारा, इनको रिजेक्ट किया, क्योंकि इनको पता है ये महबूबा जी है जिसने मोदी के साथ हाथ मिलाया और कश्मीर को इस दहाने पर पहुंच गए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के धरनों को राजनीतिक नाटक बताया। वहीं उमर अब्दुल्ला की सरकार को पूरी तरह नाकाम करार दिया। बुखारी ने कहा कि दोनों ही दल राज्य के दर्जे की बहाली के मुद्दे को गंभीरता से नहीं उठा पाए। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वो सभी वर्गों से बातचीत शुरू करें। साथ ही उन्होंने अमरनाथ यात्रा को मिले जन समर्थन की सराहना की और पर्यटकों को घाटी आने की दावत भी दी।
सेटलमेंट कश्मीरी पंडित का एक बहुत लंबा डिमांड रही है। क्या आपको लगता है कि अब हाईएस्ट ऐवान पे इस पे बात होगी और कुछ होगा इनका सबूत? मैं तो जितने भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं राज्यसभा और लोकसभा में, मैं उनसे एक अपील करता हूं, एक हमदर्दाना अपील, सियासत से बालातर होके करता हूं। इसमें कोई सियासत नहीं है, इसे एक इंसानी मसला समझ के इसको सपोर्ट किया जाए और एक मदावा, मैं नहीं कहूँगा हल, ये कोई हल नहीं है हमारी इस बरादरी का, जिन्हें अब 35 साल से घर से जो बाहर रहे हैं, तो वो इसको सब सपोर्ट करें और ये मुतालबा पूरा किया जाए, ताकि अपने ही मुल्क में जब लोगों को बेघर होना पड़े, उन्हें एक आस हो कि नहीं, कहीं ना कहीं उनके साथ भी इंसाफ होगा। अब मैं स्टेटहुड पे आता हूँ। जम्मू कश्मीर की राजनीति में आज रियासत की दर्जे की बहाली एक बड़ा इशू बन गया है और आपने देखा कि कांग्रेस ने श्रीनगर में, जम्मू में और फिर दिल्ली में भी प्रोटेस्ट मुजाहरे किए और हर तरफ से एक आवाज़ आ रही है कि रियासत का दर्जा वापस बहाल होना चाहिए। और मैं आपका देख रहा था कुछ दिनों पहले, आपने कहा था कि एंगेजमेंट विद दिल्ली हो सकती है, अगर ये रियासत का दर्जा वापस लाना है तो एंगेजमेंट करनी पड़ेगी दिल्ली के साथ। आपका ये नजरिया क्या है और आपको क्या लगता है जो कांग्रेस ने किया उस पर? देखिए, मैं बताऊंगा आपको कुछ थोड़ा याद दिलाऊंगा। जब हमने जमात बनाई 2020 में, उस वक्त हमारे कोर एजेंडा, आप लोगों ने पूछा मुझे कोर एजेंडा क्या है, मैंने कहा ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ और स्टेटहुड। तब जितनी भी ये जमातें आज हैं, ये कहती हैं ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अल्ताफ़ बुखारी स्टेटहुड वापस लाने का नाम लेकर दिल्ली को बेल आउट करना चाहते हैं। ये तो खुद देगी दिल्ली, क्योंकि पार्लियामेंट में कहा है। आपने देखा 5 साल से दिल्ली ने दिया नहीं। 2 चीज़ें तो हम लाए, तीसरी चीज़ उन्होंने दी नहीं और उन्होंने कहा कि वक्त आएगा तो दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा। आज जब कांग्रेस कह रही है, एक तरफ से मैं वेलकम करता हूं इस चीज़ का कि कांग्रेस ने कहा, दूसरी तरफ से मुझे बताओ, छीनने वाले भी आप लोग ही। अगर आप उस वक्त बीजेपी के साथ मिलके वोट नहीं देते पार्लियामेंट में, 370-35 से मैं मानता हूं कांग्रेस के लिए भी ये मुद्दा था, हटाना है, क्योंकि मुझे मालूम है वो 84 से कोशिश कर रहे थे कि इसको हटाएं, हिम्मत नहीं कर रहे थे। भाजपा ने हिम्मत की, इन्होंने हटाया भाई। लेकिन हमारी पहचान को हमसे क्यों छीना? कांग्रेसियों, राहुल गांधी साहब, सोनिया गांधी जी, खरगे साहब, उस वक्त बीजेपी को कह देना था हम उस पर सपोर्ट करेंगे, लेकिन स्टेटहुड इनकी नहीं ले लो। क्यों? स्टेटहुड लेने से कोई मुल्क का फायदा तो नहीं वो कर रहे थे। शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18। स्टेटहुड के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री जावेद डार ने कहा कि कैबिनेट बैठक में ही इस पर प्रस्ताव लाया गया था और सरकार को इस मानसून सत्र में बहाली की उम्मीद है। जावेद डार श्रीनगर में किसानों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। देखिए, लो रिटर्न नहीं आ सकता अगर आपका प्रोडक्ट साफ है, सुथरा है, उसकी अच्छी ग्रेडिंग है और अच्छी वैरायटी है, तो लाजमी तौर उसकी जो रिटर्न्स होंगे वो हाई होंगे। और हमारी कोशिश है डिपार्टमेंट की कि हम लोग जो है हाई यील्ड वेराइटीज हम लोगों को दे दें। जैसे हाई डेंसिटी में हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी मुख्तलिफ हाई डेंसिटी के जो पेड़ है लोगों के लिए अवेलेबल करें। उसके लिए हम मदर नर्सरीज डेवलप कर रहे हैं ताकि लोगों को फ़ायदा मिल जाए और आज की जदीद दौर में लोगों को उन सहूलियात से हम सहूलियात दें जिसका वो हक रखते हैं और उसमें हम काफ़ी हद तक हम लोगों ने पेशरफ की है और कर रहे हैं। HATP जो है वो यूटी की स्कीम है, वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम नहीं है, वो हमारी यूटी की स्कीम है। वो 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है 5 साल के लिए। उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उसमें 29 कंपोनेंट है, 16 एग्रीकल्चर के और जो बाकी है लाइट सेक्टर्स के हैं। और मुझे लगता है उसमें कोई कमी, कोई कोताही नहीं है। हाँ, पिछले 2-3 महीने से दिक्कत हुई, यहाँ माहौल जो बना था उसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट थी, हमारा जो पोर्टल था वो डाउन था, अब वो रेस्टोर हो गया। उसके तहत लोग फार्मिंग में मैकेनाइजेशन।
केंद्रीय हज कमेटी के सदस्य और बीजेपी नेता इंजीनियर एजाज हुसैन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हज यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं देने की हर संभव कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र साहब खुद सऊदी अरब जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देने पर उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने वादा किया है तो वो पूरा ही होगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब राज्य में विकास हो रहा है तब स्टेटहुड को लेकर उनकी चिंता दिखावटी लगती है। मेरे साथ हैं इंजीनियर एजाज हुसैन जो डीडीसी मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, साथ ही साथ सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर भी हैं। जिस तरीके से इस बार हज का ऐलान हुआ है, जम्मू कश्मीर जो है हमेशा सुर्खियों में रहता है, वहां से बहुत ज़्यादा किराया लगता है, तो इस बार किस तरह की जो सहूलियात हैं वो मिलने वाली हैं? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे माननीय मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी का, जो बिल्कुल पर्सनली जाके हज अरेंजमेंट्स को देखते हैं। और आपने देखा लास्ट टाइम उनका विजिट रहा था सऊदी अरेबिया, बायलैटरल एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया और जिस हिसाब से 2025 में उन्होंने जिम्मेदारी दी हर एक हज कमेटी के मेंबर को वहां पे जाके खुद इंस्पेक्शन करवाया, खुद रिपोर्टें ले ली। मैं मानता हूं आपने देखा 2025 में कोई ऐसी बड़ी शिकायत नहीं आई और उसका श्रेय अगर जाता है वो माननीय मंत्री जी को जाता है। और इस बार आपने देखा लास्ट टाइम जो हमारे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स थे, ड्यू टाइम पे वो लोगों ने सऊदी अरेबिया का जो नुसुक पोर्टल है उस पर उन्होंने अप्लाई नहीं किया और हमारी कुछ सीटें रह गई। उसको देखते हुए इस बार हम लोगों ने, जो माननीय मंत्री जी है, उन्होंने एडवांस में ही फॉर्म निकाले हैं और चाहते हैं कि एडवांस में वो चीजें हम लोग करें ताकि हमें और टाइम मिले और सुविधा बढ़ाने के लिए, और हम खुद इंस्पेक्शन जाके करें वहाँ पे जो हमारी एकोमोडेशन रहती है या वहाँ पे हॉस्पिटल्स रहते हैं उनकी और हमारा और अच्छे से ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के जो आज़मीन हज हैं वो ख़ास तौर से दिल्ली से रवाना होते हैं, श्रीनगर से रवाना होते हैं, कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो किस तरीके से बेहतर इंतजाम आप लोग करने को? हमारा एम्बार्केशन पॉइंट ऑलरेडी श्रीनगर है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि दिल्ली से एम्बार्केशन हो, और आपको पता है हमारा ग्लोबल टेंडर जाता है इसके लिए, जो हमारी पिलग्रिमेज का जो फ्लाइट्स होता है उसके लिए ग्लोबल टेंडर्स होता है। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि जो श्रीनगर से एम्बार्केशन है वहाँ पे ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं होती है, छोटे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इसलिए मनमानी से जो स्पाइसजेट हो या इंडिगो हो उनको जो मनमानी होती है वो रेट डाल देते हैं। कुछ ऐसे एम्बार्केशन है उन पे थोड़ा सा रेट ज़्यादा है, बट हमने कोशिश की है जो लास्ट ईयर 2023 में जो रेट्स थे उसको और घटाया। हमने खुद पर्सनली जाके जो हमारे मंत्री जी हैं उन्होंने खुद रिव्यू लिया और कोशिश की कि जो पिलग्रिमेज का पैसा है वो और घटाया जाए ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी हज पे जा सके। एक जो है खबर आ रही है कि इस बार जो है शॉर्ट टर्म हज को भी लॉन्च किया जा रहा है, 20 दिन के आसपास का हज हो सकता है, और इसी के साथ साथ जो हमारा रीजन वाइज जो खाना पीना है, जो वहाँ पर गिज़ा है, उसको लेकर भी कुछ नई सहूलियात जोड़ी जाएंगी। देखिए, जैसे मैं पर्सनली जानता हूँ जो चीज़ें जो 20 दिन का हज है या जो शॉर्ट टर्म है वो एक वेलकम स्टेप है। वो हमने पहले भी माननीय मंत्री जी के नोटिस में लाया था कि होना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसे बिजनेसमैन होते हैं या कोई एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं सकते हैं, उनके लिए अगर शॉर्ट टर्म हो तो बहुत अच्छा है। जहाँ तक आपने खाने की बात की, मुझे याद है 2019 से पहले हमने ये प्रयास किया था, जो हमारी पुरानी हज कमेटी है उनने प्रयास किया था कि खाना का हम लोग वहाँ सुविधा रखेंगे। लेकिन क्या होता है ना, जो हमारा देश है ये डाइवर्स कल्चर के लोग हैं, हर एक रियासत में अपना अपना खान पान है। ये जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, बाकी इंडोनेशिया हो गया या चाइना हो गया, कोई भी कंट्री होगी, वहाँ का जो रहन सहन और कल्चर है सेम होता है और उनको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बट जो हमारा देश है, हमारे में मतलब डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, डिफरेंट खान पान रहता है। हम कोशिश करेंगे, अगर माननीय मंत्री जी बोलते तो हम लोग उसमें प्रयास करेंगे, और उसके लिए हमें हर एक स्टेट को अलग अलग शेफ्स देने होंगे, अलग अलग कुक्स देने होंगे, और अगर ऐसा होता है तो ये सबसे बड़ी एक अचीवमेंट होगी इस कमेटी की। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि जब समय आएगा तब स्टेटहुड देंगे। उनके हिसाब से 90 साल में भी सही समय नहीं आया। स्टेटहुड को लेकर सजाद गनी लोन का बयान, बोले जम्मू कश्मीर को जबरदस्ती बांट दिया गया है। कांग्रेस लद्दाख के लिए यूनियन टेरिटरी और असेंबली की मांग कर रही है, हम स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस नेता मुनीब कुरैशी ने स्टेटहुड को लेकर कांग्रेस के प्रयासों का समर्थन किया, बोले देर आए दुरुस्त आए। स्टेटहुड को लेकर एनसी नेता इमरान नबी डार का बयान, बोले स्टेटहुड की बहाली की लड़ाई में एनसी सबसे आगे, एनसी स्टेटहुड को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगी।
जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय बना AACSB की प्रतिष्ठित सदस्यता प्राप्त करने वाला पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय। CUG के कुलपति प्रोफेसर संजीव कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के द्वारा लद्दाख के राज्य के दर्जे को लेकर दिए गए बयान पर न्यूज 18 से बात करते हुए लद्दाख हाई पावर कमेटी के सदस्य सज्जाद हुसैन करगली ने कहा कि लद्दाख के लोग यूनियन टेरिटरी बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हमारी लड़ाई पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए है। कांग्रेस पार्टी को अपने विचारों में बदलाव करना चाहिए और हमारी 4 सूत्री मांगों का समर्थन करना चाहिए। साहब, आप लोगों की तो बातचीत चल रही है होम मिनिस्ट्री में रियासत के दर्जे को लेकर, लेकिन कांग्रेस का मानना यह है कि यूटी हो और विधानसभा मिले। देखिए खुर्रम भाई, जैसे पिछले टाइम भी आपको मैंने बताया था कि जो सबसे पहले जो लेटर लिखा है श्री राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ उन्होंने लेटर लिखा है, तो हम उसको वेलकम करते हैं, थैंक यू करते हैं। डिसअपॉइंटमेंट हमें है कि उस लेटर के अंदर स्टेटहुड का मेंशन नहीं है लद्दाख के, और 6 शेड्यूल सिर्फ जो है वो मेंशन किया गया है। हमारा ये मानना है कि हम तो ये जो आइडिया ऑफ यूनियन टेरिटरी है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम यूनियन टेरिटरी को न शुरू में एक्सेप्ट किया है ना आज एक्सेप्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि लद्दाख को अपना फुल फ्लेज रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, और जो लद्दाख के साथ पिछले 6 साल में जो इनजस्टिस हुआ है, कम से कम वो इनजस्टिस जो है उसका समाधान होना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया में जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि हमारे DNA में जो है वो लोकतंत्र है। तो इस लोकतंत्र से लद्दाख के लोग क्यों महरूम हैं, वो जवाब दिया जाना चाहिए। और कल जो दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दिए हैं, हालांकि मैं उसको भी पॉजिटिवली देखता हूं, और मैं ये अभी भी ये समझता हूं कि शायद उनको मिसकंसेप्शन होगा समझने में लद्दाख के इश्यूज़ को। लद्दाख के बारे में उन्होंने बोला, उसके लिए उनका शुक्रिया, लेकिन इतनी बात मैं कहना चाहूँगा कि लद्दाख के बारे में जब भी बात की जाए तो फुल और क्लियरिटी के साथ बात होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लद्दाख के लोग यूटी सेटअप को ही पसंद नहीं करते हैं। हम स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं शुरू से। हमारे 4 पॉइंट एजेंडा में जो सबसे शुरू में जो बिंदु है वो है स्टेटहुड की, और जिसे ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा है, मेमोरेंडम की शक्ल में भारत सरकार को भी प्रेजेंट किया है। तो कांग्रेस पार्टी का, चूंकि राहुल गांधी ने लद्दाख का दौरा किया था, करगिल भी वो आए थे, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 4 पॉइंट मुद्दे को उठाएंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि उस 4 पॉइंट मुद्दे में जो सर फिरिस्त हमारा मुद्दा है स्टेटहुड का, उसको स्टेटहुड ही बोल करके उठाने की जरूरत है। डीसी सदस्य और केंद्रीय हज कमेटी के सदस्य और बीजेपी नेता इंजीनियर एजाज हुसैन ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के हाजियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इंजीनियर एजाज ने सवाल उठाया कि कुछ लोग राज्य स्तर पर शोर मचा रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास हो रहा है। साथ हैं इंजीनियर एजाज हुसैन जो डीडीसी मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, साथ ही साथ सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर भी हैं। जिस तरीके से इस बार हज का ऐलान हुआ है, जम्मू कश्मीर जो है हमेशा सुर्खियों में रहता है, वहां से बहुत ज़्यादा किराया लगता है, तो इस बार किस तरह की जो सहूलियात हैं वो मिलने वाली हैं? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे माननीय मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी का, जो बिल्कुल पर्सनली जाके हज अरेंजमेंट्स को देखते हैं। और आपने देखा लास्ट टाइम उनका विजिट रहा था सऊदी अरेबिया, बायलैटरल एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया, और जिस हिसाब से 2025 में उन्होंने जिम्मेदारी दी हर एक हज कमेटी के मेंबर को वहां पे जाके खुद इंस्पेक्शन करवाया, खुद रिपोर्टें ले ली। मैं मानता हूं आपने देखा 2025 में कोई ऐसी बड़ी शिकायत नहीं आई, और उसका श्रेय अगर जाता है वो माननीय मंत्री जी को जाता है। और इस बार आपने देखा लास्ट टाइम जो हमारे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स थे, ड्यू टाइम पे वो लोगों ने सऊदी अरेबिया का जो नुसुक पोर्टल है उस पर उन्होंने अप्लाई नहीं किया, और हमारी कुछ। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्री अमरनाथ यात्रा पर बड़ी खबर आ रही है। 22वें दिन 3.5 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। जी हां, सख्त सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जारी है। यात्रा के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि श्री अमरनाथ यात्रा पर बड़ी खबर, 22वें दिन 3.5 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है श्रद्धालुओं का। सख्त सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है। यात्रियों में काफी उत्साह है। यात्रा के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा यात्री
बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और अभी यात्रा शुरू हुए महज 22 दिन हुए हैं, जिसमें 3.5 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। सख्त सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है। यात्रियों में और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। यात्रा के लिए भारी संख्या में अब श्रद्धालु आ रहे हैं और 22 दिन में 3.5 लाख यानी 3,50,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। उधर श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए गांदरबल पुलिस ने मनीगाम ट्रांजिट कैंप में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस ड्रिल में सीआरपीएफ समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान फिदायीन हमले, भीड़ नियंत्रण, सामूहिक निकासी जैसे हालतों का पेश कर सुरक्षा बलों की तैयारियों की परख की गई। ट्रांजिट कैंप के संवेदनशील क्षेत्रों में तेज प्रतिक्रिया पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि यह अभ्यास आपात स्थिति में तेजी से रिएक्शन देने और सभी एजेंसियों के बीच तालमेल को परखने के लिए अहम रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास से संबंधित एक निजी विधेयक को राज्यसभा में विचार के लिए पेश करने की सिफारिश की है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने 2 फरवरी 2024 को कश्मीरी पंडित आश्रय, पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक 2022 राज्यसभा में पेश किया था, लेकिन वित्तीय निहितार्थों के चलते इसे राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करनी पड़ी। राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद सांसद विवेक तनखा ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि संसद में पहली बार माननीय राष्ट्रपति ने कश्मीरी पंडित आश्रय, पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक 2022 नामक निजी विधेयक को सदन में विचार के लिए पेश करने की अनुशंसा की है। अगर इस बिल पर चर्चा होती है और इसे मंजूरी मिलती है तो ये इंसाफ के लिए कश्मीरी पंडितों की लड़ाई में एक बहुत अहम मोड़ साबित हो सकता है। ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि वित्तीय मामले में बहुत कम विधेयकों की अनुशंसा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 90 के दशक में कश्मीर घाटी में आतंकवाद और हिंसा के चलते हजारों कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। विस्थापित कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी लड़ाई वो लगातार लड़ रहे हैं। पहले मैं शुरू करूंगा, एमके योगी हैं, ये प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित हैं, उनसे बात करूंगा। योगी जी, एक बड़ी बात हुई है विवेक तनखा के मुताबिक। अब राज्यसभा में इस पर बहस होगी इंडियन पार्लियामेंट में, जो रिसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित, इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखो, सबसे पहले मैं समीर जी आपका भी धन्यवाद हूँ कि आप वक्तन फवक्तन जो है कश्मीरी डिस्प्लेस विस्थापितों की बात जो है आपने हमेशा उठाई है। अब रही इस बिल की बात, विवेक तनखा की अगर बात करें जो कांग्रेस के एमपी हैं और जो 2 फरवरी 2024 कश्मीरी पंडितों की जो इस बिल के ऊपर जो थी वो नज़र थी, और इस नज़र पर एक आज का दिन जो है, और जब हमने ये कल ये बात सुनी, मुझे लगता है कि 35 साल के बाद कश्मीरी विस्थापित जो है वो जहां भी रहता है ये एक बड़े ही उत्साह के साथ हम लोग मना रहे हैं। इससे क्या लगता है कि जो कश्मीरी पंडितों की जो उम्मीदें हैं उसको कितना मदद मिलेगी उठाने में, आवाज उठाने में? इसमें बहुत मदद मिलेगी। पिछले 35 साल से हम आवाज लगा रहे हैं, हमारी रिहेबिलिटेशन करो, हमारी रिसेटलमेंट करो, हमारी रिलीफ, कश्मीरी विस्थापित रह रहा है, किस कंडीशन में रहा है, किस मुसीबत में रहा, उनकी सुध-बुध ले लो। जब ये बिल पार्लियामेंट में पास हो जाएगी तो ये सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स है ये इस बिल में उन्होंने इसमें एंटर किया है, और मुझे हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारा मसले जो हमारे हैं हमारे मसले हल होंगे। ये खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात होगी कि जब ये राज्यसभा में पेश होगा और इसमें जब डिस्कशन होगा तो मुझे नहीं लग रहा किसी पार्टी को कोई एतराज होगा, तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो 36 साल की एक बीमारी है, उस बीमारी का इलाज है इसमें। उसमें कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन हुआ है उसमें ये भी लिखा है कि क्यों हुआ है, कौन जिम्मेवार है उसका, उनकी रिहेबिलिटेशन कैसे होगी, उनका जो एग्रीकल्चर जो हार्टिकल्चर था उसका क्या होगा, उनकी एम्प्लॉयमेंट क्या क्या होगा, अगर वो वहाँ पर मुलाजिम
20,000 25,000 थे, उनका क्या हुआ है? आज वो दर-बदर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? जो भी कश्मीरी पंडितों के प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो जैसे आपने अभी बताया रिहेबिलिटेशन है, उनकी एनक्रोचमेंट्स का मसला है, उनको फिर से वहां बसाने का, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका फाइनेंसिंग, क्योंकि पैसा इसमें लगना है। आमतौर पर जो बिलें आती है उसमें पैसे का जान दिया, तो तभी जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है उन्होंने इसको नोट किया है, इस वजह से क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा भी लगना है। तो एक खुशकिस्मती की बात है कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और नोट दिया है। पॉलिटिकल कंसेंस के तौर पर इसमें उनकी मस्तिष्क में तो हमारे रिहेबिलिटेशन की बात तो गूंजती है, हमेशा वो उनके मन में रहती है। और हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अगर चाहे तो ये क्या नहीं कर सकते। इसमें सारा कुछ इसमें है, मतलब जुडिशल ट्रिब्यूनल की बात होगी है, उसमें पावर्स की बात होगी है, फिर रिहेबिलिटेशन की बात होगी है, जो लोगों ने जो अत्याचार किया उनको सजा देने की बात है, बहुत व्यापक इसमें रिहेबिलिटेशन। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। एसिडिटी, गैस। भारत और यूके के बीच हुआ एग्रीमेंट। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लंदन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक दिन है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह समझौता साझा समृद्धि की योजना है। कपड़ा और कृषि उद्योग के लिए नए अवसर खुले। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत के उड्डयन उद्योग को फायदा होगा। दोनों देशों के सर्विस सेक्टर को मजबूती मिलेगी। भारत और यूके के बीच हुआ एग्रीमेंट। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लंदन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक दिन है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह समझौता साझा समृद्धि की योजना है। कपड़ा और कृषि उद्योग। तो कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने राज्यसभा में पेश किए जाने वाले निजी विधेयक को मंजूरी दे दी है। कश्मीरी पंडित विधेयक 2022 को जब विस्थापित पंडितों की वापसी की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर चिंता भी जताई है। एनसी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि पार्टी हमेशा से कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि विधेयक की बारीकी से समीक्षा जरूरी है। पार्लियामेंट में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां पर एक प्राइवेट मेंबर बिल लाई जा रही है और ये बिल राज्यसभा के एमपी विवेक तनखा की तरफ से आई है और इसमें कश्मीरी पंडित्स की रिकोर्स, रेस्टिट्यूशन, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पे बात हुई है, जिसपे अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक नॉड मिला है। तो उससे कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों में एक उम्मीद जगी है। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार है। समझते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। इमरान साहब, किस तरह से देख रहे हैं, एक उम्मीद जगी है इस वक्त अब कश्मीरी पंडित में इस बिल के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लेरिफाई करूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार कमिटेड है फॉर ऑनरेबल रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स, और इस सरकार ने करके दिखाया है, न कि सिर्फ ज़बानी घोड़े दौड़ाए हैं। अगर आपको याद होगा, वो उमर साहब की सरकार थी 2010 में, जब जो माइग्रेंट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत यहाँ पर 3000 से ज़ायद कश्मीरी पंडित्स नौजवानों को नौकरियाँ दी गई और उनको रिहेबिलिटेट किया गया, और वो प्रोसेस एक स्टार्ट करने की कोशिश उमर साहब की सरकार में हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली जब 2014 में 15 में पीडीपी और बीजेपी की सरकार आई, तो अभी तक उस प्रोसेस को आगे ले जाना नहीं ले जा सके बीजेपी की सरकार। तो आज ये जो बिल आई है, देखिए इसके डिटेल्स अभी हमने पढ़े नहीं है कि क्या किस तरीके से वो रिहेबिलिटेशन और उनका वापसी की बात कर रहे हैं। जब तक पूरा इस बिल को पढ़ा नहीं जाएगा कि क्या कंटेंट इश्यूज हैं, किस तरीके से वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही हम इस पे कुछ बोल पाएंगे। बट प्रिंसिपली अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछेंगे, वी आर कमिटेड टू एंश्योर प्रॉपर रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित। दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद की दावत पर विभिन्न दलों के सांसद एक रात्रि भोज में शामिल हुए। रात्रि भोज में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी,
टीएमसी, डीएमके, मुस्लिम लीग समेत कई दलों के डेलीगेशन मौजूद रहे। श्रीनगर से एनसी सांसद आगा रोहुल्ला और अनंतनाग राजौरी से मियां अल्ताफ भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। इस दौरान असम की स्थिति, फिलिस्तीन मुद्दा, नफरत फैलाने वाले भाषणों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। साथ ही असम में एक सर्वदलीय डेलीगेशन भेजने का भी प्रस्ताव रखा गया। आगे बढ़ेंगे। अवंतीपोरा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में युवा भारत अभिव्यक्ति संपर्क कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव शांतमनु विशिष्ट अतिथि रहे। इस दौरान एलजी ने युवाओं से देश के विकास में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने नशा मुक्ति कैंपस पर जोर देते हुए कहा कि ये महामारी प्लेग की तरह फैल रही है और इसे रोकने के लिए समाज को मिलकर काम करना होगा। दुनिया के अनेक सेक्टर्स में आ रही चुनौतियों के लिए नया समाधान प्रस्तुत करने लगा है। इसके अलावा भारत के यंग साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स ने पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा से जो आज ख्याति अर्जित की है, उसने इस बात को साबित किया है कि हम सचमुच एक ऐसी गौरवशाली सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जिसने हजारों वर्ष तक दुनिया को साइंस, मैथ, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन में नए इन्वेंशन प्रदान किए थे। और आज हम फिर से वैसे भारत बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड को भी लीड करेगा, मार्गदर्शन करेगा। आज स्पिरिचुअल विजडम, नए विचारों के मार्गदर्शन, सांस्कृतिक सामंजस्य और शांति के लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। इस अवसर का लाभ उठाकर जम्मू कश्मीर का नौजवान भी जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े, उस ध्येय के साथ युवा कनेक्ट एक सशक्त प्लेटफॉर्म हमें प्रदान करेगा। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, मतलब कि जो मेन फिलॉसफी है IUST की, कि पहले हम जो है यहाँ के डिपार्टमेंट्स, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और यहाँ जम्मू कश्मीर को विकसित बनाए, फिर हम जो हमारा लार्जर गोल है मतलब मुल्क को विकसित बनाने का, वो हम बाय 2047 अचीव करेंगे। आगे बढ़ेंगे। राजौरी में जिला विकास परिषद की बैठक के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब सड़क योजना को लेकर विधायक और डुंगी के DDC मेंबर आपस में भिड़ गए। बैठक डाक बंगला में आयोजित की गई थी, जहां सालाना विकास योजना पर चर्चा होनी थी। सड़क योजना में प्रस्तावों को लेकर दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बैठक का माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके चलते अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। उनसे क्या काम क्या बताता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है 85 लाख का काम अपने घर के, इधर की रोड, इधर की रोड, इधर की रोड, ये नहीं चलेगा। वो दंगे एक हमने सारे काम बनाए, अननेसेसरी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करते हैं ना, बिल्कुल। श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर और मीडिया कर्मियों के बीच हुए विवाद पर अब GMC प्रशासक मोहम्मद अशरफ हकाक ने सफाई दी है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया और कहा कि अस्पताल में डॉक्टर पर हमले के बाद जो माहौल बना वो नहीं बनना चाहिए था। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने FIR दर्ज होने के बाद माफ़ी मांग ली है। बता दें कि मामला तब भड़का जब एक मरीज के अटेंडेंट ने डॉक्टर के साथ मारपीट की, जिसके विरोध में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया और इसी दौरान मीडिया और डॉक्टरों में तीखी झड़प हो गई थी। बाज़ाब्ता मिलना चाहिए जो हम देते हैं। डॉक्टर की प्रायोरिटी होती है, जब पेशेंट रिसीव होता है कैजुअलिटी में हॉस्पिटल में, तो पेशेंट उसकी प्रायोरिटी बन जाता है। तो हमारा काम बन जाता है उसको अटेंड करना, मेडिकल साइंसेस के हिसाब से उसको जो इलाज मुआवजा चाहिए वो उसको देना। तो ये हमारी, तो हमने उस इंसिडेंट को कंडेम किया, FIR लॉन्च किया। पुलिस ने अपने जो उनके नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, उसके हिसाब से एक्शन ली। उस आदमी को अरेस्ट किया गया और उसने फिर
पब्लिक में पॉलिसी भी की, दैट वाज नहीं होनी चाहिए। हमारा ये है कि जो हमारे SMHS या हमारे बाकी एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, जहाँ पर लोगों का एक एतबार है, कॉन्फिडेंस है हेल्थ सिस्टम पर हमारे, और लोगों काफ़ी तादाद में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। SMHS में 3000 से ज़्यादा लोग, हम तो OPD में ही दिन में 2000 से ज़्यादा लोगों को देखते हैं। हर तरह के इलाज मिलने की सहूलियत भाई हम करते हैं। तो कैजुअलिटी में 4 बजे के बाद जो दिन भर भी चालू रहती है, उसके बाद रश आना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर, सीनियर कंसल्टेंट से लेकर रेजिडेंट, PG सारे लोग वहाँ पर अवेलेबल होते हैं और पेशेंट का इलाज करते हैं। तो इसमें रश की वजह से डॉक्टर बारी बारी से देखते, जिसको फौरी अटेंशन की ज़रूरत होती है उसी वक्त मिल जाता है। तो इस सिस्टम को ठीक रखने के लिए लोगों की कोऑपरेशन, ताउन की बड़ी ज़रूरत होती है। एक अटेंडेंट्स बहुत सारे आ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय अब AACSB की सदस्यता पाने वाला देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है। AACSB यानी एसोसिएशन टू एडवांस कॉलेजिएट स्कूल ऑफ बिजनेस दुनिया भर के चुनिंदा स्थानों को ही यह मान्यता देती है। न्यूज 18 से बातचीत में कुलपति प्रोफेसर संजीव जैन और AACSB के क्षेत्रीय प्रमुख प्रताप दास ने इसे छात्रों के लिए वैश्विक अवसरों का दरवाजा बताया। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा और ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ने का सुनहरा मौका भी, जिसके बाद अब जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का रास्ता भी साफ हो गया है। देखिए, आज के दिन बड़ा शुभ दिन है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि जो हमको ये सदस्यता मिलती है, इसके कारण हमारी जो यूनिवर्सिटी है आज की डेट में पूरे ग्लोबली जो है वो एक रिकग्नाइज हो गई कि वी आर द मेंबर्स नाउ, कि हम AACSB के मेंबर्स हैं। क्योंकि विश्व में जितने भी मेंबर्स हैं, अब उन सबको पता चल गया कि यहाँ भी जो है जम्मू कश्मीर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ है और वो AACSB का मेंबर है। इसके कारण एक ग्लोबल नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा हमारे पास आयाम जो है खुल गया है। और आने वाले समय में जब हमारा एक्रेडिटेशन हो जाएगा AACSB के द्वारा, तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है पूरे वर्ल्ड में टॉप 6% की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास एक्रेडिटेशन है, उसमें शामिल हो जाएगी। तो हम कहते हैं हमारे 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं जब AACSB का कोई मेंबरशिप होता है, और उसमें एक स्टेक होल्डर हैं लर्नर्स, स्टूडेंट्स, जो इवेंचुअली इंडस्ट्री जाएंगे। और हमारा जो अलाइनमेंट होता है स्टैंडर्ड्स के साथ, एक्रेडिटेशन जब चालू होता है, उसमें हम क्लियरली ये बताते हैं विद एविडेंस, क्योंकि हमने डेटा देखा है, रिसर्च किया है, जहाँ पे स्टूडेंट्स गो इन गुड corporate houses, that is one, but they also increase their earning power at the personal level, which is basically या तो वो entrepreneur बन रहे हैं या startup ecosystem में जा रहे हैं या फिर वो कहीं जॉब कर रहे हैं। So हमारे पास उसका एविडेंस भी है जो हमने पिछले 15 साल से रिसर्च आर्टिकल्स पकड़े हैं, और वो क्लियरली बता रहा है कि स्टूडेंट्स को हम एक अर्निंग पावर, वी इंक्रीज देयर अर्निंग पावर थ्रू द स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, इन दिस केस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पूरा एक्सेस टू ग्लोबल नेटवर्क मिल जाता है, और जब आपको एक ग्लोबल नेटवर्क का एक्सेस मिलता है, उसका बेनिफिट एक पर्कुलेट जब होता है तो वो एक स्टूडेंट लेवल पे ही पर्कुलेट होता है। तो ना केवल उनको एक्सेस मिलेगा रिसोर्सेज, ग्लोबल रिसोर्सेज का, ग्लोबल नेटवर्क का, फैकल्टी अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, जो स्कूल्स हैं, बड़े स्कूल्स हैं, जो बहुत मान्यता प्राप्त किए हुए स्कूल्स हैं, उनको हैंड होल्डिंग मिलेगी, उनको पूरी काउंसलिंग मिलेगी, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। तो डेफिनेटली जब बच्चे का स्टैंडर्ड रेज होगा तो प्लेसमेंट्स डेफिनेटली अच्छे से अच्छे ही आएंगे। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। अगर दर्द से फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि जब समय आएगा तब स्टेटहुड देंगे। उनके हिसाब से 90 साल में भी सही समय नहीं आया। स्टेटहुड को लेकर सज्जाद गनी लोन का बयान, बोले जम्मू कश्मीर को जबरदस्ती बांट दिया गया है। कांग्रेस लद्दाख के लिए यूनियन टेरिटरी और असेंबली की मांग कर रही है। हम स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस नेता मुनीब कुरैशी ने स्टेटहुड को लेकर कांग्रेस के प्रयासों का समर्थन किया। बोले देर आए दुरुस्त आए।
स्टेटहुड को लेकर एनसी नेता इमरान नबी डार का बयान, बोले स्टेटहुड की बात। भगवान शिव की पवित्र छड़ी, जिसे छड़ी मुबारक भी कहा जाता है, वो गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर पहुंची। ये छड़ी श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा के महंत दीपेंद्र गिरी की देखरेख में यहां लाई गई है, जिसके बाद शंकराचार्य मंदिर में विशेष पूजा भी की गई। बड़ी संख्या में भक्त पवित्र छड़ी के दर्शन के लिए पहुंचे। छड़ी मुबारक की यात्रा अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पवित्र छड़ी भगवान शिव और माता पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। मुख्तलिफ राज्यों से ये लोग आए हैं और यहाँ पर एक तो शंकराचार्य मंदिर में इस पूजा अर्चना में इन्होंने हाजिरी दी, इसमें जो है शिरकत की और ख़ास प्रार्थनाएं भी यहाँ पे की गई। इनसे बात करेंगे। नाम आपका? मेरा नाम अभिनव शर्मा है। कहाँ से? हम जम्मू कठुआ से हैं। तो अभी बताइए, अभी आप शंकराचार्य मंदिर आए हैं, क्या दर्शन हुए और किस तरह का यहाँ पे अनुभव आपको हासिल हुआ? सबसे पहले जो देख रहे हैं उनको हर हर महादेव। हम आए थे, मंडे को आए थे। सबसे पहले हम गए बाबा अमरनाथ के यात्रा की। यही सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी इंडियन आर्मी का, सिक्योरिटी फोर्स का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा हमारे दर्शन करवाए और सिक्योरिटी प्रोवाइड की। बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं हमको। मैं सभी को यही बोलूँगा कि आप आइए, दर्शन कीजिए और कश्मीर घूमिए। जैसा पहलगाम में हुआ ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सिक्योरिटी फोर्स बहुत ही अच्छा काम कर रही है। फर्स्ट टाइम हमें छड़ी मुबारक के दर्शन हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा वातावरण है। हम सभी से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे घूमने आएँ और ये अपने ही लोग हैं जिनके साथ हम यहाँ पे रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हमने अभी हिस्ट्री पढ़ी है इसके बारे में, तो काफ़ी अच्छा लगा कि इतना पुराना मंदिर है कि मतलब अभी तक ये इतने स्टोन्स पे टिका हुआ है और इतना अच्छा मंदिर बनाया हुआ है। पूरे मीडिया का, पूरे हमारे व्यवस्था का, पूरे सिस्टम का, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी पर्सन्स हो, चाहे हमारी वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारे वहाँ पे लोकल लोग हों, चाहे हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हों, उनका जो व्यवहार था, वो व्यवहार जो था वो मैंने हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं देखा। व्यवस्थाओं की अगर हम बात करेंगे तो यात्री काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, काफ़ी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए शंकराचार्य मंदिर से मुदस्सिर कादरी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के चलते श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से आज मुकद्दस छड़ी मुबारक जो है वो निकलकर शंकराचार्य मंदिर पहुंच गई है और आप देख सकते हैं कि महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में ये छड़ी जो है ये शंकराचार्य मंदिर जो है पहुंच गई है। शिव और शक्ति की प्रतीक ये दोनों छड़िकाएँ जो है यहाँ पर लाई जाएंगी और अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो शुरू हो जाएगी, उसका आरंभ हो जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है खास प्रार्थनाएं की जाएगी। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में ये छड़ी जो है यहाँ पर पहुँच गई है और शंकराचार्य मंदिर का शुमार जो है वो वादी के जो उच्च मंदिर है या रिलीजियस प्लेस की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी महत्व रखता है ये मंदिर। और श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान यहाँ पर जो छड़ी पूजन है उसको अंजाम दिया जाता है और आप इस सिलसिले में देख सकते हैं कि कड़ी सिक्योरिटी पहरे के तहत ये शिव और शक्ति की प्रतीक जो दोनों छड़िकाएँ हैं यहाँ पर पहुँच गई है। और जिस तरह से हमने कहा कि अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो खुसूसी पूजा है उसका आरंभ होगा और खुसूसी प्रार्थनाओं के साथ ही यहाँ पर जो रिचुअल्स है धार्मिक तो उसका जो है आरंभ किया जाएगा। और आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से ये कारवां जो है चल रहा है और ये जो है दृश्य आप न्यूज़ 18 JKLH पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। और जिस तरह से हमने कहा कि ये श्री अमरनाथ जी यात्रा जिस तरह से चल रही है तो उसी की एक कड़ी है ये कि यहाँ पर जो ये शिव और शक्ति की प्रतीक दोनों छड़िकाएँ जो है वो यहाँ पर लाई जा रही है। और अब तक जो अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करेंगे तो जोश अकीदत से अमरनाथ यात्रा जो है वो जारी है और अब तक करीबन 3.5 लाख जो यात्री है उन्होंने मुकद्दस गुफा में मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। और जिस तरह से हमने कहा कि अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो है शंकराचार्य मंदिर में जो खुसूसी पूजा है उसका आरंभ होगा और उसके साथ साथ खुसूसी प्रार्थनाएं भी यहाँ पर की जाएगी। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए शंकराचार्य मंदिर से मुदस्सिर कादरी। उधर श्रीनगर के प्राचीन शंकराचार्य मंदिर में छड़ी पूजन का आयोजन किया गया जिसमें अमरनाथ यात्रा के दौरान पहुंचे विदेशी पर्यटकों ने भी हिस्सा लिया। अमेरिका, स्पेन और इंग्लैंड से आए पर्यटकों ने मंदिर को आत्मिकता और शांति का केंद्र बताया। कश्मीर के गंगा जमनी तहजीब की सराहना की और कहा कि
यहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं। विदेशी मेहमानों ने यह भी कहा कि धार्मिक स्थलों पर आकर उन्हें काफी सुकून मिलता है। Tell me your name. My name is Connor from America. America, great. Yeah, USA. Tell me your first-hand experience while visiting this revered shrine of Shankaracharya. It's really beautiful. Super pristine, high up in the mountains. It was an awesome hike up through the woods. It's just really awesome to see such ancient places, especially coming from a place where we don't have anything this old or cultured. Yeah. Have you participated in the religious rituals which were conducted here? I haven't gone to the temple yet, but I've been to some others. Okay. Yeah. What's your overall experience while visiting Kashmir? Was there any threat, any scare which you felt here? No, feels really safe. There's lots of police and soldiers everywhere, keeping it peaceful. Lots of great food and stuff. I've had a good time. Alba. Where from? I am from Barcelona. Spain, Barcelona. Oh, Yeah. great. My question will be same. Tell me your first-hand experience while visiting this historical temple of Shankaracharya. Yeah. Well, I think it's great that you have different religions at the same time in the same place, and that everyone can celebrate and worship their gods in the same way, respectfully. So I think that's great. It's very interesting, very beautiful as well. And we just got here, so we're excited to go see more. Johnny. Where from? England. England, great. Same question. What is your experience? What is your first-hand experience while visiting this revered shrine of Shankaracharya ji? The area is really beautiful. Everyone's super duper friendly, super duper nice. The area is really beautiful. The scenes are really pretty. Yeah, I've had a really nice experience. I would definitely recommend that people come for sure. Upliftment of tourism sector. Just be respectful for the people, with the people that live here. I think that's very important, because tourism sometimes goes very fast without taking care of the locals. So I think you should take that into account. Yeah. That's an important point. Thank you very much. तो आप देख सकते हैं कि न सिर्फ यहाँ के मकामी जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आए हैं या यात्री यहाँ पे आए हैं, बल्कि जो मुख्तलिफ ममालिक से, चाहे स्पेन की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे या फिर जो इंग्लैंड की बात करेंगे, तो वहाँ से भी टूरिस्ट जो है यहाँ पे आए हैं शंकराचार्य के टेम्पल पे और अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। और लगातार हमारी यही भी कोशिश है कि इस तरह के जो मरकज़ है, इस तरह के जो आर्किटेक्ट है या इस तरह के जो प्लेसेस है उसको मंजर आम पर लाया जाए, ताकि टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ यहाँ पर जो रिलीजियस टूरिज़म की अगर हम बात करेंगे उसको भी फ़रोग मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ शंकराचार्य मंदिर से मुदस्सर कादरी।